महेश एक गरीब मोची था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। महेश सारा दिन गांव में घूम घूम कर मोची का काम करता था और जो पैसे मिलते उसी से उसके घर का गुजारा होता था। अरे बाप रे, तेरे तो दाम बहुत बढ़ गए हैं महेश। ये जरा सी सिलाई ही तो मारी है चप्पल पर, इसके भी 5 रुपए मांग रहा है। नहीं चाचा, सिलाई के साथ साथ मैंने पूरी चप्पल को चिपकाया भी है, देखो। और फिर चमड़े की चप्पल है, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। 2 रुपए से ऊपर एक दाम भी नहीं दूंगा। ये लो 2 रुपए। ऐसे कैसे गुजारा होगा? ग्राहक से काम के बदले उचित दाम मांगो तो 5 रुपए के बदले 2 रुपए पकड़ाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अपने काम को लेकर महेश थोड़ा परेशान रहने लगा था। एक दिन जब वो अपने काम से घर लौट रहा था तो उसने सोचा, इस गांव में तो अब मेरे लिए काम रह ही नहीं गया है, मुझे दूसरे गांव में भी काम पकड़ना पड़ेगा। क्या बात है महेश बेटा, तू कुछ परेशान लग रहा है? माँ, कुछ समय से गांव में मेरा काम चल नहीं रहा है। मैं सोच रहा था साथ में कोई दूसरा गांव भी पकड़ लेता हूँ, हो सकता है थोड़ी कमाई ज्यादा हो जाए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अपना ध्यान रखना, मेरा तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। हाँ माँ, मैं शाम को समय से पहले लौट आया करूँगा। अगले दिन से महेश दूसरे गांव में जाकर काम करने लगा। वो सुबह ही घर से निकल जाता था और शाम को घर लौटता था। एक रात महेश जब वापस अपने गांव लौट रहा था तो बहुत तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे अरे, ये तो बारिश शुरू हो गई। मैं तो पूरा भीग ही जाऊंगा। जंगल के रास्ते से घर चला जाता हूँ, कम से कम पेड़ों की आड़ में बारिश से तो बच ही जाऊंगा। हाँ, वो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। अरे, ये सामने 3 युवतियाँ कौन है और इनमें से एक युवती रो क्यों रही है? इतने घने जंगल में ये 3 युवतियाँ आखिर ये है कौन? राजकुमारी नैना, अब आप जादुई लोक वापस कैसे जाएंगी? इस मूसलाधार बारिश में आपकी चप्पल टूट गई है। इसी बात का तो हमें डर है, जब तक ये चप्पल ठीक नहीं हो जाती हम अपने जादुई लोक में वापस नहीं जा सकते। अब हमारी मदद कौन करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये युवतियाँ तो किसी बड़ी मुसीबत में दिखाई पड़ती हैं, मुझे इनके पास जाकर इनकी मदद करनी चाहिए। महेश उन युवतियों के पास जाता है। मेरा नाम महेश है, मैंने आप तीनों की सारी बातें सुन ली हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तुम एक साधारण मनुष्य हो तो भला हमारी क्या मदद कर सकोगे? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें पता भी हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। देखिए, दुख को बांटने से दुख कम हो जाता है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। दिव्या, चंद्रा, ये युवक हमारी खुद मदद करने आए हैं, वरना कौन बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करता है। मेरी परेशानी का कारण है मेरी ये चप्पल, जो बारिश में भीगकर खराब हो गई है। इनकी सिलाई भी उधड़ गई है और जब तक ये चप्पल ठीक नहीं होगी इनका जादू काम नहीं करेगा। मुझे जादुई लोक वापस जाना है। जब तक मैं ये चप्पल नहीं पहनूंगी तब तक मैं अपने लोक वापस नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात। ये तो मेरे दाएं हाथ का कमाल है। मैं पेशे से एक मोची हूँ और जूते चप्पल जोड़ने का काम करता हूँ। अभी तुम्हारी ये चप्पल ठीक कर देता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? फिर तो तुम मेरा काम बहुत आसान कर दोगे। मैं अभी अपने थैले में से सामान निकालता हूँ। अरे ये क्या, मेरे थैले में तो पानी भर गया है, सारा सामान गीला हो गया। अब मैं तुम्हारी चप्पल कैसे सिलूंगा? मुझे इसके लिए धागे की जरूरत होगी। रुको, मैं तुम्हें जादुई धागा देती हूँ, शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। राजकुमारी नैना हवा में हाथ घुमाती है और उसके हाथ में रेशमी धागे का गोला आ जाता है। महेश उस धागे से राजकुमारी की चप्पल अच्छे से सिल देता है और वो बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। ये लीजिए राजकुमारी जी, आपकी चप्पल बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे हाँ, सचमुच मेरी चप्पल तो बिल्कुल ठीक हो गई। इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि ये कभी टूटी भी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है राजकुमारी? और फिर मुसीबत में किसी की सहायता करना ही तो मनुष्य का धर्म है। बस मैंने तो उसी धर्म को पूरा किया। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। नहीं राजकुमारी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चलता हूँ, घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैं सुबह से काम पर निकला हुआ था और बारिश के कारण आज घर पहुँचने में मुझे देर हो गई। सचमुच तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जो दूसरों की मदद करने के साथ साथ अपनी माँ से भी इतना प्रेम करते हो। तो अभी मैं चलती हूँ, फिर मैं दोबारा तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर राजकुमारी नैना अपनी सखियों के साथ वापस जादुई लोक पहुँच जाती है। पर ना जाने नैना का मन बार बार महेश को याद कर रहा था। राजकुमारी नैना, जब से आप उस युवक से मिलकर आई हो तब से मैं देख रही हूँ आपका मन कहीं भी स्थिर नहीं हो रहा। पता नहीं, मेरा मन उदास है। पिताजी मेरे स्वयंवर की तैयारियों में लगे हुए हैं और मैं चाहती हूँ मैं उस युवक को अपना जीवन साथी बनाऊं। उस युवक में बिल्कुल भी लालच नहीं था। यदि वो चाहता तो मेरे से कुछ भी मांग सकता था। वो युवक सबसे अलग है, इसीलिए मुझे वो बहुत पसंद है। और राजकुमारी, उस युवक से आपका विवाह होना असंभव है, क्योंकि वह युवक धरती पर रहता है और जादुई लोक में उसका आना संभव नहीं है।
एक बार मैं पिताजी से बात करना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। राजकुमारी नैना अपने पिता से महेश के बारे में बात करती है। राजकुमारी नैना, तुम जानती हो धरती वासियों का हमारे जादुई लोक में आना संभव नहीं। उस युवक से तुम्हारा विवाह मैं एक ही शर्त पर कर सकता हूँ। उसे सबसे पहले जादुई लोक आना होगा। यदि वो इस शर्त को पूरा कर देता है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य कर दूंगा। अब मैं क्या करूं? महेश को जादुई लोक में कैसे ला सकती हूँ? मुझे महेश से मिलना होगा। राजकुमारी नैना धरती पर महेश को तलाशती हुई उसके पास पहुँचती है और उसे अपने दिल की बात कहती है। राजकुमारी नैना, मैं तो एक गरीब मोची हूँ, भला मेरी और आपकी क्या बराबरी। नहीं महेश, हम तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। महेश बेटा, मैंने नैना की आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम देखा है और मुझे भी नैना बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि तुम नैना के साथ जादुई लोक जाओ और विवाह करके नैना को बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। पर माँ, मैं जादुई लोक कैसे जाऊँगा? इसका कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है, वो जादुई धागा जो तुम्हें नैना ने दिया था। मैं तुम्हारी बात समझ गया माँ, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मुझे जादुई लोक जाने का रास्ता मिल गया है। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं और नैना को तुम्हारी बहू बनाकर ला सकूं। राजकुमारी नैना धागे का एक सिरा अपने हाथ पर बांध लेती है और दूसरा सिरा महेश पकड़ लेता है। राजकुमारी नैना अपनी जादुई चप्पल की सहायता से हवा में उड़ने लगती है और साथ ही साथ महेश उसके पीछे पीछे उड़ने लगता है। कुछ ही देर में राजकुमारी नैना महेश को लेकर जादुई लोक पहुंच जाती है। जिस घर में माँ बेटे में इतना प्रेम और विश्वास हो, उस घर में बेटी देने में भला मुझे क्या एतराज होगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। माँ, पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं धरती लोक पर एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर रह सकूं। नैना की शादी महेश से हो जाती है और नैना के माता पिता उसे खूब सारी धन दौलत देकर विदा करते हैं। उस दिन से नैना महेश और उसकी माँ के साथ धरती पर खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। शादी का मंडप सजा हुआ था। राधा के पिता रामदीन की आंखों में आंसू थे। वो लड़के के कदमों में अपनी पगड़ी रखकर रो रो कर अपनी बेटी की खुशियां मांग रहे थे। महेश बेटा, ऐसा शादी के लिए मना मत करो। मेरी राधा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझ गरीब बाप पर रहम करो बेटा। अरे मैं तुम्हारी सांवली लड़की से शादी नहीं कर सकता। माँ पापा, आपने पहले क्यों नहीं देखा? इस लड़की का रंग सांवला है। महेश बेटा, इन लोगों ने हमें फोटो गलत भेज दिया। उस फोटो में तो इसका रंग गोरा दिखाई दे रहा था। अरे फोटो में इतना कहाँ पता चलता है भाई। अब जो भी है महेश, अगर इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो हम अपने बेटे को जोर नहीं देंगे। चलो महेश बेटा, चलो। महेश शादी तोड़कर बारात वापस ले जाता है। आज राधा की शादी दहेज नहीं बल्कि उसके सांवले रंग के कारण टूटी थी। राधा के पिता ने राधा की शादी के लिए अपने गांव की जमीन को बेच दिया ताकि राधा की शादी में कोई कमी न आए। रामदीन राधा की खुशियां चाहता था। राधा के लिए रामदीन उसका पिता और माँ दोनों थे। राधा जब 5 साल की थी उसकी माँ का देहांत हो गया था। तभी से रामदीन ने अकेले ही राधा को पाल पोस कर बड़ा किया। राधा बिटिया कहाँ गई? कहीं मेरी बच्ची ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं नहीं, राधा बिटिया, राधा बिटिया। बाबा, क्या हुआ? आपको लगा मैं कहीं कुछ कर न लूं? नहीं बाबा, आपकी बेटी आप ही की तरह मजबूत है। मैं इतनी कमजोर नहीं जो शादी टूटने से अपने आप को कोई चोट पहुंचा दूंगी। बाबा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस गांव चले जाएंगे। तेरी माँ के जाने के बाद गांव का घर उसकी याद दिलाता था। तुझे लेकर मैं इसलिए शहर आ गया बेटिया। तू ठीक कह रही है, इस शहर में अब हमारा कुछ नहीं है। चल बेटिया, अपने गांव चलते हैं। राधा अपने बूढ़े पिता की खातिर अपने बहते आंसू रोक लेती है और दोनों गांव वापस आ जाते हैं। गांव में रामदीन फिर से नाव चलाने का काम शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ बाबा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। राधा बिटिया, पहले ही बहुत देर हो गई है, काम पर जाना भी तो जरूरी है। मैं चाय शाम को पी लूंगा। अभी मैं जाता हूँ, आज की थोड़ी कमाई हो जाएगी। बाबा, आज आप नहीं, मैं नदी पर जाऊंगी नाव चलाने, और आप जानते हो मुझे नाव चलानी अच्छे से आती है। आज आप आराम करो और अब मुझे रोकना मत। आपको पता है मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी।
राधा रामदीन को आराम करने का बोलकर नदी पर नाव चलाने चली जाती है, पर राधा जब सवारी को छोड़कर नाव लेकर वापस आ रही थी तभी कोई बचाओ, मेरा दोस्त नदी में डूब रहा है, बचाओ बचाओ। अरे ये तो कोई आदमी नदी में डूब रहा है, मुझे इसे बचाना होगा। राधा डूबते हुए लड़के को बचा लेती है। लड़का बेहोश हो गया था। राधा लड़के को देखकर चौंक जाती है। ये तो महेश जी है, ये यहाँ पर। हम दोनों यहाँ घूमने आए थे, अचानक महेश का पैर फिसल गया और ये नदी में डूब गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे दोस्त की जान बचा ली। ये बेहोश हो गए हैं, मेरा घर पास में ही है, आप मेरे साथ मेरे घर तक चलिए। राधा बिटिया, तू जानती है ये वही महेश है जो तुझे बीच मंडप में छोड़कर चला गया था और तू उसे घर ले आई। अभी होश में आए तो इसे यहाँ से जाने के लिए बोल देना। मैं नहीं चाहता कि इसे देखकर तू और दुखी हो और तेरे जख्म ताजा हो जाएं। महेश को होश आ जाता है। वो भी राधा और उसके पिता को देखकर चौंक जाता है। महेश मेरे दोस्त, तुझे होश आ गया, आज इन्होंने ही तेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राधा, तुमने मेरी जान बचाई। अब मुझे चलना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। महेश 2 कदम ही आगे बढ़ता है कि अचानक वो लड़खड़ा कर गिरने लगता है। देखिए, अभी आप इस हालत में नहीं है कि आप यहाँ से चले जाएं। आपको 2 से 3 दिन ठीक होने में लगेंगे। आपके सिर पर पत्थर लगा था जिसकी वजह से जख्म है। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं, तब आप यहाँ से जा सकते हैं और आप दोनों यहाँ रह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राधा बिटिया, तूने इनको यहाँ क्यों रोक लिया है? तू जानती है, तू जितना महेश को देखेगी उतना तुझे दुख होगा। बाबा, आप ही तो कहते हो मजबूरी में सबकी सहायता करना हमारा फर्ज होता है। अभी महेश के जख्म ताज़ा है, वो ठीक हो जाएगा तो मैं उसे जाने से नहीं रोकूंगी। राधा का स्वभाव और सेवा भाव देखकर महेश बहुत शर्मिंदा होता है। उसने राधा के साथ इतना बुरा किया, उसके सांवले रंग के कारण उसे शादी के मंडप पे छोड़ दिया और आज वही राधा उसकी इतनी सहायता कर रही थी। महेश को वहाँ रहते 2 दिन बीत चुके थे। महेश, राधा तो सचमुच बहुत अच्छी लड़की है, तूने उसके साथ बहुत गलत किया यार। मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है, तू माफी मांग ले और शादी के लिए मना ले। मेरे दोस्त, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है, मैंने इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया यार, अब किस मुंह से माफी मांगू मैं। महेश अभी अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि तभी रामदीन की तबीयत बिगड़ जाती है। क्या हुआ बाबा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूँ। राधा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखिए, आपके पिताजी के दिल का ऑपरेशन होगा और वो शहर के बड़े अस्पताल में ही हो सकता है। आप अपने पिताजी को शहर ले जाइए। बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगी, वहाँ अच्छे अस्पताल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, तुम चिंता मत करो बाबा। रौनक, तू एक एम्बुलेंस बुक कर, हम आज ही राधा और उसके पिताजी को लेकर शहर जाएंगे। महेश राधा और उसके पिताजी को लेकर शहर के बड़े अस्पताल में पहुँचता है। राधा के पिता को एडमिट कर लिया जाता है और समय पर इलाज मिलने के कारण उनकी तबीयत में सुधार आ जाता है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पिताजी का समय पर ऑपरेशन हो गया, इसलिए उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। बस कुछ दिन और हम उन्हें यहाँ अस्पताल में रखेंगे, फिर छुट्टी दे दी जाएगी। राधा, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी ठीक है, अपने आंसू पोंछ लो। रामदीन को होश आ जाता है और कुछ दिनों बाद उसे छुट्टी मिल जाती है। महेश बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया वो अपनों से बढ़कर है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बाबा, आप ठीक हो गए, मेरे लिए इससे बड़ा प्रायश्चित कुछ और नहीं होगा। मेरा एक प्रायश्चित और करना, मुझे एक प्रायश्चित और करना है। जो भूल मैंने उस दिन की थी, उस भूल का पछतावा मुझे आज हुआ है, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। मैं आपसे राधा का हाथ मांगता हूँ और मैं जानता हूँ मुझे राधा से अच्छी लड़की कोई मिल ही नहीं सकती। राधा लाखों में एक है। राधा, मुझसे शादी करोगी ना? हे प्रभु, तूने मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियाँ भर दी, तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। और राधा का जीवन खुशियों भरा हो जाता है, संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।